तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी एक्सप्रेस में मेरी तरफ से आप सभी लोग को वेलकम है। तो हम लोग प्रकाश के पहले और दूसरा वीडियो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। पहले और दूसरे वीडियो में हम लोग प्रकाश का गुण, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, इन बातों के बारे में पहले वीडियो में हमने देखा था। और दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम लोगों ने दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था, विस्तार से पढ़ा भी था। और आज अब हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोगों को फिजिक्स में जो भी परिभाषा आज हम बताएंगे, आज तक काफी लोगों ने आप लोगों ने अभी तक रटा था, लेकिन अब रटना नहीं है, समझिए, देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द मिरर। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिया गया है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है जिसको हम लोग को पढ़ना है। पहला है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तीसरा है ध्रुव, जिसको पोल ऑफ मिरर कहा जाता है। चौथा है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और पांचवा है मुख्य फोकस, जिसको मेन फोकस कहते हैं। और अगला पॉइंट है जो हम लोग का फोकस दूरी, जिसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इन सारे शब्दों का मतलब हम मीनिंग आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों में आपको बाय फिगर के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या होते हैं दर्पण से संबंधित। आपको बताया गया था जी, दर्पण हम लोग का एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। जैसे और अगर इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दे तो यह हम लोग का अवतल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। और इसके अगर दबे हुए भाग पर कलई कर दे, पेंट कर दे, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो जाता है। तो इन्हीं सभी में ये सारी पॉइंट हमको देखना है कि वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहाँ पे होता है। तो आप अगर हम लेते हैं जैसे अवतल दर्पण, ये वाले रॉन्ग हो गए, अगर ऐसे हमने ले लिया, ये आपको पता है कहाँ से आया हुआ है, तो यह एक गोला से आया हुआ कि एक स्फीयर को हमने कट किया था, तो ये हमें क्या मिला था, दो तरह के पार्ट मिले थे। तो अब बताइए, आपको पता है अगर कोई गोला है तो उसके क्या होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसका केंद्र होता है। सेम इसी तरह अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे इसका केंद्र बना, और यह जो केंद्र है इस गोले का केंद्र कहलाएगा। लेकिन इस गोले को हम लोग दर्पण बोले थे, तो यह हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। कौन सा केंद्र कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। चाहे दर्पण हमारा अवतल हो, चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे दर्पण अवतल हो, अगर इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों में ही हमारा क्या मिलेगा, केंद्र मिलेगा। इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो है खोखले गोले का भाग है। तो बोलेंगे, आप लोग बोल सकते हैं क्या कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अरे आप लोग बात जानते होंगे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ठीक उसी प्रकार भैया, जब दर्पण का केंद्र पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है, तो गोले के केंद्र को ही ना वक्रता केंद्र कहेंगे। अरे वक्रता केंद्र हम लोग किसको कहेंगे, हम लोग को पता है कि भाई गोला है, तो गोला का जो केंद्र है, गोला तो हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो गोला का जो केंद्र है उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वक्रता केंद्र कहा जाएगा। यानी अब इसको डिफाइन कैसे कर देंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल सी अक्षर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुआ, एक बार और देख लें। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग देख लें कि जो गोला था उसके केंद्र को हम लोग गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोल रहे थे। तो अगर गोला है तो एक बात और चीज आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, त्रिज्या भी होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो
ए वाला तो हमारा क्या हो गया, गोला का केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वक्रता केंद्र हुआ और यह ध्रुव हुआ, इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कैसे, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है। एक परिभाषा आप इसका ऐसे भी बोल सकते हैं, एक डिफिनेशन, कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, इसमें त्रिज्या होगा ना, अरे गोला है तो त्रिज्या होगा, तो गोला का ही तो एक भाग हमारा दर्पण लिया गया है। तो यहाँ पर हमने अभी वक्रता केंद्र को डिफाइन किया है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, कैसे, कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। दो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों चीज आप लोग को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। यही जो पॉइंट है हमारा, जो P नाम दिए हैं, पोल कहा जाता है इंग्लिश में इसको, यही आपका दर्पण का ध्रुव है। कैसे परिभाषित करेंगे इसको, तो देखिए, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो, इन दोनों के जो मिड पॉइंट होता है, मान लीजिए दर्पण बना लिया, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये वाली, चाहे हमारा उत्तल दर्पण ले ले चाहे दर्पण अवतल ले ले, इनके मिड पॉइंट में, बीच में, सेंटर में, यहाँ पे जो बीच में दर्पण के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, तो इस रिफ्लेक्टर सरफेस यानी परावर्तक तल के जो मध्य में जो बिंदु स्थित होता है, उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पोल ऑफ मिरर, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग लिखेंगे कैसे, आप लोग तो समझ गए ना कि जो कहाँ पे होता है, यह बात हमने बताया कि जो दर्पण होता है, परावर्तक तल के मध्य में अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है, कैसे कि यह दर्पण हुआ या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट में जो पॉइंट स्थित है, सिचुएटेड है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या है, पोल ऑफ मिरर, यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अब मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिए हैं। देखिए इसको भी हम लोग आसान शब्दों में बयां करेंगे, आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे। ये आपका पोल हो गया और ये आपका भी बताया गया है वक्रता केंद्र हो गया। ये आपका पोल हुआ, यह आपका वक्रता केंद्र हुआ, और इन्हीं दोनों को ज्वाइन करते हुए जो स्ट्रेट लाइन पास करती है, ए लाइन विच, देखिए इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ए लाइन विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष से होकर, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी एवं सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। कैसे बोलेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों को मैं साथ साथ डिस्कस करते चल रहा हूँ कि कहीं से आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष होता है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष नहीं होता है, क्या नहीं, दोनों का देखिए हमने साथ साथ डिस्कस किया। ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया। तो बोलेंगे क्या कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी एवं सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, तरह तरह की डिफिनेशन हो सकती है, लेकिन रटना नहीं है। देखिए कैसे लाइन किन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जा रही है,
हमने जो परिभाषा बोल रहा है आप उस पर थोड़ा विचार फरमाएं। देखें तो यह जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या नाम दिए हैं, मुख्य अक्ष नाम दिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का है। तो आखिर ये प्रिंसिपल एक्सिस किस किस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जा रही है, आप ऐसे बोल दीजिए कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में इसका परिभाषा। चलिए तो मुख्य अक्ष भी हम लोग का क्लियर हुआ। मुख्य अक्ष एक ये रेखा है, तो इसी को किसी लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये सब कोई पॉइंट थी किसी बिंदु पे स्थित है, इसलिए इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से और ध्रुव को पी से। लेकिन मुख्य अक्ष को किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है बल्कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ये सब देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस। देखिए इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो कैसे समझ सकते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष अभी आपको बताए हैं। मुख्य अक्ष पे पॉइंट पी होता है, यहाँ पे आपका सी होता है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे हम कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके पैरेलल कोई किरण आ रही है, समांतर को मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब इस शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे ए रेखा है और इसके इस रेखा के समांतर हमें कोई रेखा खींचनी है, तो ऐसे हम खींचेंगे। इनके बीच हर पॉइंट पे कहीं पे भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रेखा है अब ये रेखा इसके समांतर हो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गैप ज़्यादा है और यहाँ पे गैप क्या है, कम है। लेकिन यह रेखा इसके समांतर नहीं है बल्कि यह रेखा इसके समांतर है। क्यों? क्योंकि समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी क्या हो, हमेशा इक्वल हो, हमेशा समान हो। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो आपको पता है दर्पण से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो मुख्य अक्ष पर स्थित, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं इसी बिंदु को हम लोग फोकस करते हैं। जैसे ये तो ये जो रे है ये आपका प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के अपवर्ड डायरेक्शन से अगर हम लोग डाउनवर्ड की बात करें, जैसे ऐसे कोई किरण आई इस मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है इसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को डिफाइन करने के लिए यह डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। यह डायग्राम अगर आपके दिमाग में आता है तो मैं निसंकोच ही आप मुख्य फोकस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी बताया गया है। ये आपका P हुआ और यह C हुआ, ठीक है। हमने कहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है इसी बिंदु को जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में मिरर के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो हम लोग का अवतल दर्पण में बात रहा ना, क्या उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही होता है? देखिए उत्तल दर्पण में ऐसे होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, इसी तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। ये आपका P हो गया और ये आपका C हो गया। यहाँ पे हमारे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे वापस लौट जाएगी। तो इसको आगे बढ़ाने पर, ठीक है, ये तो अपवर्ड से हो गया, अगर डाउनवर्ड से कोई रे आ रही है तो दर्पण से टकराई और टकराने के बाद परावर्तन का मतलब लौट जाना, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम में वापस चली। जैसे ये आपका मान लीजिए इधर वाला अलग मीडियम है और इधर वाला अलग माध्यम है, तो इस माध्यम में प्रकाश की किरण आई दर्पण से टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। इसका पूरा विस्तार से एक्सपेंशन हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक ये जानिए कि परावर्तन शब्द का मतलब होता है टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना।
टकरा कर वापस लौट जाने की जो प्रक्रिया होती है वो परावर्तन कहलाती है। एक किरण आई, दर्पण से टकरा के लौट गई। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे बढ़ाया गया, तो ये जहाँ पे कट करती है, इसी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों रे का, इसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण में बोल सकता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ पे वास्तव में मिल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द हम लोग को ज्वाइन कर लेना कि जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। थोड़ा परिभाषा लॉन्ग हो रहा होगा, लेकिन एक बार और आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब ये अगर बात आप लोगों को क्लियर हुआ तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होता है। देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये हम लोग का पी होगा, ये हम लोग का एफ रहा और ये हम लोग का सी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो एफ का मतलब मुख्य फोकस, सी का मतलब वक्रता केंद्र, पी का मतलब दर्पण का ध्रुव। यही जो फोकस है, मुख्य फोकस और ये जो ध्रुव है, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। देखिए कितना आसान था। बोलेंगे क्या? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको अंग्रेजी के स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द मेन फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, मेन फोकस को मुख्य फोकस और पोल को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी साफ शब्दों में आप लोग बोल सकते हैं कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा आप लोग का दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव किसे कहते हैं। 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ देता है। और ये भी याद रखेंगे कि वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है। ये दर्पण में कहाँ इनकी स्थिति होती है, सबसे मेन पोजीशन इनका कहाँ पे है। तो मेन पोजीशन की अगर बात रही तो मैं सारे डिफिनेशन को इसी पर देखिए, इस मिरर में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कैसे? ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे P होता है, आपको याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि P यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, कि मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस इज नोन एज द पोल। ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे आपका क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष को कैसे हमने डिफाइन किया? ऊपर तो डिफाइन किया नहीं, फिलहाल मैं एक बार और आप लोग को बताते चलता हूँ कि ये देखिए, यह जो लाइन है किससे किससे होकर जा रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यह एक पॉइंट वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही है। आप कहेंगे कि सर तो फोकस से भी तो होकर जा रहा है। हाँ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल देंगे, अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव कहेंगे तो उन्हीं के बीच में तो एफ आ रहा है, तो आप ऐसे बोल दीजिए कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये यहाँ पे स्थित होता है, याद रहे। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो आपको बताया है कि यह दर्पण है जो एक गोले का पार्ट है, और उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। बोलिए कैसे? दर्पण जिस गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम बताए हैं आपको, सी से पी के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी कहलाती है क्या? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी इसको कैसे अंग्रेजी के आर अक्षर से प्रदर्शित करता है, डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़े हैं फोकस, जिसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। या फोकस को कैसे डिफाइन किए हैं अभी हम लोगों ने, तो हमने बोला है क्या कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या नाम दिए हैं, फोकस या मुख्य फोकस। इसको हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फोकस दूरी। तो हम क्या बताएं इसको, फोकस दूरी को, कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान रहे डिस्टेंस दो जगह लिया जा रहा है, एक जगह दर्पण के वक्रता कोण और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी, इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और जबकि दर्पण के फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। उसको हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो यह जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट में कोई पॉइंट स्थित होता है, उसी पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी कैसे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य जो बिंदु होता है, जो बीच में पॉइंट होता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये रहा आपका दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो रहा है उससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी नया पार्ट देखने से पहले जो लोग बच्चे नए चैनल पे आके जुड़ रहे हैं वो लोग मेरा पिछला वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड बहुत बातें, तो उसको देख के अगर इसको देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर कोई नया बच्चा है उसको नहीं देख पाया है तो यहाँ से देखेगा तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर बेटर समझना है तो मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख ले। थैंक यू, धन्यवाद।